आज का जो योजना का टॉपिक है, ठीक है, कुरुक्षेत्र को जो 2 मंथ का है आपका मैंने कवर करवा दिया है। पीछे जो भी आपका योजना का हुआ है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, ये टॉपिक मार्च 2023 से है। ठीक है, जैसा कि मैं फोकस ये है कि हम पिछले 1 वर्ष का पूरा एक कंटेंट तैयार कर लें इस चीज़ को लेकर। तो लास्ट ईयर बजट आया था। इस बार का बजट तो हम सभी लोग जानते हैं, इंतरिम बजट है और उसमें कुछ खासा इतना कुछ है नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रीलिम्स में और मेंस में जो प्रश्न बनने का एक संख्या रहेगा, वो लास्ट ईयर के बजट से रहेगा। और बजट में भी हमें ये नहीं देखना होता है कि किसको कितना क्या अलॉट हुआ। बजट में हमें सामान्यतः कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर फोकस करना होता है। जैसे लास्ट ईयर के बजट में बहुत फोकस्ड होकर इस पर बात की गई, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, हाँ 2 मंथ का हो गया है उसमें का पूरा, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, यानी कि सहकारी, आ जाओ, जब हम बात करते हैं सहकारी राजकोषीय संघवाद। अब देखिए ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि आप लोग काफी अनजान व्यक्ति हैं, बहुत ही सीधे हैं। जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 दोनों में घुसा हुआ टॉपिक है ये। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं, तो संघवाद आप मेनली पढ़ते कौन से पेपर में है ना? तो इसीलिए मैंने बांटना ही छोड़ दिया इन लोगों को। आप कई बार कई प्रश्नों को देखते होंगे, आपको ऐसे लगते होंगे उन प्रश्नों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप ये सोचते होंगे कि यार ये प्रश्न इकोनॉमी का है या पॉलिटी का है या फिर ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। और ऐसे बहुत सारे सारे प्रश्न आपके इसी तरह से उठकर आएंगे। आप संघवाद को लेकर जीएस पेपर 2 में ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसी प्रकार आप जीएस पेपर 3 में जब कॉपरेटिव फिजिकल फेडरलिज्म की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। यानी कि सहकारी राजकोषीय संघवाद के विषय में आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब यह है क्या? आप लोग पॉलिटी की क्लास चल रही है, आगे आने वाले समय में आप इसको पढ़ेंगे, सहकारी संघवाद क्या होगा। ठीक है, उस क्लास में अगर आपको उसमें मिल बताया गया होगा, मैम ने बताया होगा कि संघवाद का एक रोल क्या है और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या या फेडरलिज्म क्या होता है। वो सारी चीजें आपको उसमें बताई गई होंगी या बताई जाएगी। तो इसमें हम लोग आगे जो लेकर चलने वाले हैं तो उस टर्म को लेकर पढ़ने वाले हैं। तो इससे क्वेश्चन अगर हम मेंस में देखें कि भाई 150 वर्ड में ही लेकर चले हम, ठीक है, 150 शब्दों में ही लेकर चलें, तो ये जो प्रश्न बनेगा वो किस तरह से बनेगा? तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। सिंपल। हाउ कैन कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म बी इंप्लीमेंटेड स्ट्रांगली? एनालाइज। कि सहकारी राजकोषीय संघवाद का अर्थ स्पष्ट करें। सहकारी राजकोषीय संघवाद को किस प्रकार मजबूती से लागू किया जा सकता है, विश्लेषण करें। अब यहां पर सबसे पहले ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, आपको क्या कहने की कह रहा है कि आप पहले ये बताइए कि सहकारी जो राजकोषीय संघवाद है वो है क्या। अगर आप लोगों ने एनालाइज किया, जैसा मैंने कल भी बोला था आप लोगों, मतलब लास्ट वीक बोला था सैटरडे को, कि क्वेश्चंस आप लोग मेंस के देखिएगा, है ना? तो कितने लोगों ने देखा? चलिए अच्छी बात है, मैक्सिमम ऑफ लोगों ने देखा। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी अच्छी बात है, कि थोड़ा सा ठोकर खाएंगे तो सीखेंगे।
लेकिन फिलहाल आप लोगों ने अगर वो क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको बड़े आराम से इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां मिला होगा, इसी लैंग्वेज में मिला होगा, इसी पैटर्न में मिला होगा। यूपीएससी कभी किसी किताब से क्वेश्चन नहीं बनाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन उसने कहां से निकाल लिया, मैगजीन से निकाल लिया, कि सहकारी संघवाद या जो हम कॉर्पोरेटिव की बात करते हैं, तो ये है क्या, सहकारिता का क्या मतलब है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि जो वर्तमान प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसमें एक मिनिस्ट्री भी है ना, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये क्यों बनाया गया है ना, इसके पीछे के कारण क्या है। देखो, जब 2014 में ये गवर्नमेंट बनी है ना, वर्तमान की जो गवर्नमेंट आई थी, एनडीए गवर्नमेंट आई थी, तो उसके बाद से ही जो वर्तमान पीएम है, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जोर दिया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन ये देखा गया कि एक नए युग की शुरुआत हुई, एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ इस कंसेप्ट को लेकर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर। अभी मैं केवल सहकारी संघवाद की बात कर रहा हूं, राजकोष को नहीं ले रहा हूं, ठीक है। राजकोष जो टर्म है या फिस्कल जो टर्म है, इसको नहीं ले रहा हूं। जैसे हम फिस्कल टर्म ले लेंगे, हम कहां चले जाएंगे, केवल और केवल फाइनेंस की बात करना शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हमें बात करना होगा कि सहकारी संघवाद क्या है ना। ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये क्या है, अगर हमारे ये दिमाग में आ जाएगा तो हम फिस्कल को आराम से उसमें एडजस्ट कर लेंगे। फिस्कल की जगह पर जल क्लाइमेट भी आ सकता है, फिस्कल की जगह पर एग्रीकल्चर भी आ सकता है, समझ गए, क्लियर। तो इस तरह से चीजें सेट होती हैं। तो मेन जो हम सहकारी संघवाद पर बहुत ज्यादा जोर देना शुरू किया गया, तब पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया उस दौरान, जब इसको एक नए एरा के रूप में देखा गया कि भाई इसके लिए एक नया एरा आ रहा है, या इस पर बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से कार्य किया जा रहा है। तब उस दौरान राज्य सरकारों की महत्व जो भूमिका है ना, जो उनका रोल है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया स्टेट को। पीएम मोदी ने ये कहा कि देश के विकास में स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट देश का विकास नहीं कर सकती है। जो केंद्रीय सरकार है, संघीय सरकार है, वो केवल और केवल देश का विकास नहीं कर सकती है, उसके साथ साथ राज्यों को भी केंद्र के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये लाइन कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले देश का विकास नहीं कर सकती है। वो योजनाएं बनाएगी, बहुत सारे बजट भी लेकर आएगी, लेकिन कब तक नहीं हो सकता है, जब तक राज्य सरकारें अपना योगदान ना दें, वो अपने स्तर पर कुछ काम ना करें। हाँ, डबल इंजन गवर्नमेंट की नहीं, डबल इंजन गवर्नमेंट दो टर्म में आता है। फर्स्ट पॉलिटिकली उसका एक मीनिंग निकल के आता है। पॉलिटिकल मीनिंग मतलब कि सेंट्रल में है, ठीक है, वही उसी पार्टी की गवर्नमेंट, एंड स्टेट में भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में ना, कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है और सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो उसको इस बिहाफ पर लिया डबल इंजन गवर्नमेंट। ये एक मात्र बोलने के लिए और अपनी सरकार का को बढ़ावा देने के लिए डबल इंजन गवर्नमेंट वो अलग हो जाता है ना। वो एक नैरेट क्या कह देते हैं उसे, सिंपल सा, किसी भी चीज की खूबसूरती का बखान करने के लिए, सुंदरता को बताने के लिए है, ठीक है, बस। तो यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब सीधे तरीके से, मतलब एक वही अपने प्रयास करे तो उससे बढ़ावा नहीं मिल सकता है, देश को का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो यहां आवश्यकता किसकी है, यहां आवश्यकता है कि राज्य सरकारें भी, स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में आए। तो 2014 के दौरान, उसके बाद से पीएम मोदी ने इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर अनाउंसमेंट्स किए और राज्यों को प्रोत्साहित किया, और इसके साथ साथ उन्हें भारत को बदलने के चालक के रूप में भी बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये इंडिया के डेवलपमेंट के चालक हैं, ड्राइवर्स यही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स ही ड्राइवर्स हैं जो देश को बदलेंगे, देश का विकास करेंगे, क्लियर है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने
सहकारी संघवाद की जो भावना है, जो इमोशन है, उसको राज्यों में डालने का प्रयास किया कि राज्य ये ना सोचे कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो हो सकता है बीजू जनता दल की हो, है ना। जैसे उड़ीसा में किसकी गवर्नमेंट है? बीजू जनता दल की है, जानते हैं ना, बीजू पटनायक। ठीक है, काफी दिग्गज नेता है, पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है वहां उड़ीसा में, उनको आज तक कोई हिला नहीं पाया है, इतनी अच्छी पार्टी है और व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं। तो बीजू जनता दल की अगर उड़ीसा में सरकार है और केंद्र में बीजेपी की है, तो हम यहां पर एक दूसरे से दुश्मनी ना माने, शत्रुता ना माने, राइवल नहीं है हम एक दूसरे के, हम एक ही देश में हैं। हम बेशक पार्टियां अलग अलग हैं, हम लोगों का उद्देश्य यही है, सरकार जो हमने बनाई है हमारा उद्देश्य यही है कि जो लास्ट पर्सन है देश का, उस तक जो है डेवलपमेंट पहुंचे। तो यानी कि फेडरल, अगर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि केंद्र और सरकार दोनों ही मिलकर कार्य करें और एक दूसरे को हर एक स्तर पर, भिन्न भिन्न स्तर पर सहयोग दे, अलग अलग लेवल पर क्या करें, सहयोग दे, हेल्प करें। जैसे अब हम जब इसमें बात करेंगे तो फिस्कल की बात करेंगे, जब भी बजट वाला मैटर आएगा तो वहां पे हम फिस्कल की बात कर लेंगे। अब आप खुद देखिए कि क्या राज्य सरकारें या देश के जितने भी स्टेट्स हैं वो खुद इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाती हैं कि अपने यहां का कार्य कर लें? नो। कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास सरप्लस रेवेन्यू आता है, कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनका रेवेन्यू डेफिसिट में जाता है। ठीक है, तो अब क्या जरूरत है? अब जरूरत यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करे उन स्टेट्स के साथ जो डेफिसिट में है, घाटे में, क्योंकि भाई लोग तो वहां पर भी हैं ना, सिटीजन तो हमारे वहां पर भी हैं। तो अब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड किसको देगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी उन स्टेट्स को, जिनके पास सरप्लस, स्टेट्स के पास जिनके पास सरप्लस है वहां से कलेक्ट करेगी, टैक्स रेवेन्यू आएगा तो उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उन स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो डेफिसिट में। यानी कि अब केंद्र सरकार किसके सहयोग में आ रही है? स्टेट्स के सहयोग में आ रही है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उन सभी जो फंड उसे मिला है उस फंड को उन विशेष योजनाओं में, स्कीम्स में अच्छे से एलोकेट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, ताकि क्या हो, देश का विकास। अब देखो, अगर वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो उसको फंड मिला है उसको वो ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट ना करे, अलग अलग स्कीम्स में उसके थ्रू गांव के या ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सबसे गरीब व्यक्ति है वहां तक फंड ना पहुंचाए, तो क्या उस क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं। तो यानी कि जब व्यक्ति का, हमारे देश के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? देश बना ही तो लोगों से है ना। यानी कि हर एक यूनिट पर, हर एक इकाई पर विकास होना चाहिए।